नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीति करना। आज पूछना बहुत कुछ है। सबसे पहले हमको मऊ जनपद की घोसी विधानसभा में हालिया खाली हुई विधानसभा सीट, जहाँ से माननीय सुधाकर सिंह विधायक थे और निधन के बाद खाली हो गया है, उस पर मुझे चर्चा करना है। 2027 के विधानसभा को भी लेकर के चर्चा करना है, SIR को लेकर के चर्चा करना है। अभी भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है, उसकी भी चर्चा करना है। ढेर सारे सवाल और पूछना भी हमको आज विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव जी से है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले घोसी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के, जहां भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनाव के मूड में रहती है, अपनी तैयारी करती रहती है। घोसी विधानसभा में तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि महज 9 महीना ही कार्यकाल होगा। जो भी विधायक होगा, अगर चुनाव की घोषणा होती है तो महज 9 महीना ही कार्यकाल होगा। 9 महीना में कौन बनेगा विधायक, इस पे चर्चा करेंगे हम दूधनाथ यादव जी से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और घोसी लोकसभा आपके खाते में था, विधानसभा आपके खाते में था, सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे। उनके निधन के बाद वो सीट खाली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कमर तोड़ मेहनत कर रही है, उस सीट आपको बचा पाएंगे या चली जाएगी भाजपा के पास? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि घोसी की सीट 2022 में समाजवादी पार्टी की रही। 2023 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक जो स्वर्गीय हो गए, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से घोसी विधानसभा को जीतने का काम किया था। जबकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट, उसके दो डिप्टी CM, सारे मंत्री, सारी शक्ति लगी हुई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी ने एक भारी जीत दर्ज की थी। और आज भी मैं बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 24 घंटा घोसी ही नहीं, पूरी मऊ जनपद की सारी चारों सीटों पर चुनाव के मूड में रहती है, चुनाव के मूड में है। और हम लोग लगातार हमारे सेक्टर, बूथ, जोन और सारी पार्टी के लोग लगातार काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम 2027 के चुनाव में अभी आपको बता देना चाहता हूं कि हम मऊ की चारों विधानसभाओं को भारी अंतर से जीतने का काम करेंगे। उपचुनाव में आपको क्या लगता है कि सुजीत सिंह चुनाव जीत जाएंगे? निश्चित रूप से सुजीत सिंह की जीत सुधाकर सिंह की जीत से भी बड़ी होगी। और आपको अभी आपके चैनल से माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह जीत 50,000 से ऊपर है। 2027 बहुत कठिन है। समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का जो है स्थिति पैदा हो गया है। हर कार्यकर्ता को जो है लगना पड़ेगा 2027 जीतने के लिए। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है, सत्ता में नहीं पहुंच पाती है, सरकार नहीं बना पाती है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा कठिन समय आ जाएगा। वैसे में हर कार्यकर्ताओं को बड़ा मेहनत के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे में आपकी तैयारी क्या है 2027 को लेकर? 2027 में हमारी तैयारी बूथ स्तर से लेकर के हमारी तैयारी निचले स्तर पर, हम बूथ स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे BLA, हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे जोन प्रभारी और हमारे विधानसभा अध्यक्ष लगातार काम कर रहे हैं। अभी SIR पर आप चर्चा करेंगे। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि SIR में हमारी पूरी पार्टी, हमारे सारे संगठन के लोगों ने मिल करके और एक दिन रात एक करके एक नाम जोड़ने का काम किए हैं। और इसी से SIR का जो परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का हुआ है, आया है देखने में, या जो उनको सरकार को जो उनकी सूचना मिली है, सरकार बौखलाई हुई है और इसीलिए तरह तरह का हाथकंडा अपनाने का काम कर रही है। अभी आप आगे जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। SIR में तमाम लोगों का नाम काटा जा रहा है, बड़ी कठिनाई हो रही है उनके नाम जोड़ने के लिए। विशेष करके एक समुदाय का, एक धर्म के लोगों का नाम काटा जा रहा है, उसे कैसे जोड़ा पाएंगे? समाजवादी पार्टी, अभी मैं अपने जनपद का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अपने जनपद में मोहम्मदाबाद विधानसभा के बूथ संख्या 209, 211, 221 पर, बूथ संख्या 21 प्राथमिक पाठशाला देवकली पर 20 प्रिंटेड फॉर्म से भी प्रिंटेड ऑलरेडी दस्तखत किए हुए और केवल अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं का नाम काटने के लिए
20 फार्म देवकली में एक ही व्यक्ति के नाम से और 209 प्राइमरी पाठशाला बंदी पर 250 नाम एक ही व्यक्ति के द्वारा फार्म भर करके दिए गए हैं जेलों को। 211 प्राइमरी पाठशाला बंदी कला पर 85 फार्म दिए गए हैं। इसी तरह से केवल मऊ जनपद भी नहीं, अभी बनारस में आपने देखा होगा चैनल पर चल रहा है जी जी, किस तरह से 500 फार्म बंडल का बंडल बल्क में दिया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की हताशा प्रकट करता है और इसके खिलाफ अभी इटावा में हमारे राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव धरने पर बैठने जा रहे थे, तब जाकर के उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज होने का काम हुआ है। जो फार्म बांट रहा था वो जिलाध्यक्ष था और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बीएलओ को पीटने का काम करने जा रहा था। इस तरह की स्थितियां फार्म में SIR का फार्म ना भरा जा सके, नहीं, फार्म 7 दिया था जी। देखिए दो चीज कर रहे हैं, एक तो जिस गति से समाजवादी पार्टी के लोग फार्म 6 भरने का काम कर रहे थे जी, तो उससे ध्यान भटकाने का काम कि ये लोग इसी में उलझ जाए, अब फार्म 7 पर लपट जाए, और दूसरी तरफ फार्म 7 के माध्यम से नाम कटवाने का काम। ये दो तरफा चक्र चल रहा है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग इनकी इस चक्र को और इनकी कुनीत को चलने 27 की पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से कितना हो कुछ कर लेंगे, छपटा लेंगे। मैं जनपद की 4 सीटों को निश्चित रूप से जिता करके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गोदी में देने का काम। लेकिन अध्यक्ष जी आप तो एकदम बॉर्डर पे रखते हैं, आपके जिम्मे तो 7 खाली 4 ही नहीं, हमको लगता है कि 7 या 8 विधानसभाएं होंगी, बलिया की भी तो विधानसभाएं होंगी, सीयर विधानसभा होगा, सिकंदरपुर होगा, इधर रसला भी आपसे सटा हुआ है, आप 4 की बात क्यों करते हैं? औपचारिक रूप से मैं 4 विधानसभाओं के ही जिलाध्यक्ष हूँ, निश्चित रूप से हम बॉर्डर पर बसे हुए हैं और बलिया की दसरा विधानसभा मेरे घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर शुरू हो जाती है और मेरे सारे संबंध और सारा मिलना जुलना है। हम निश्चित रूप से व्यथरा रूट पर भी हम लोग काम करते हैं और व्यथरा रूट भी लगातार समाजवादी पार्टी जीतने का काम कर रही है। पिछली बार भी जीती थी, 22 को भी जीती थी, 27 को भी जीती थी। रसड़ा हम जो बड़ी हार्ड सीट है वहाँ भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का एक गरीब कार्यकर्ता 2200 वोटों से चुनाव हार गया। ये बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को छोटा सा सवाल एक और है आपसे कि हम आपको ले चलते हैं भारतीय राजनीति में बजट पेश हो गया है, सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है, बजट को किस रूप में आप देख रहे हैं? ये केवल बजट छलावा है और इस बजट में भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और इस बजट में किसानों का नाम तक नहीं लिया गया है। अब इससे इसके बजट की क्या बताया जा सकता है कि किस तरह का ये बजट है? न इस बजट में नौजवानों के लिए, न शिक्षा के लिए, न स्वास्थ्य के लिए कोई मसौदा नहीं दिखाई दिया। इसलिए यह बजट बिल्कुल भूखला है और एक छलावा है और यह उत्तर प्रदेश को बड़ी रकम मिली है, उत्तर प्रदेश को अलग से विशेष पैकेज दिए हैं, बड़ी रकम दिए हैं विकास कार्यों की, आपको क्या लगता है? पिछला पर दिया हुआ बजट ही का खर्च नहीं हो पाया जी, पिछला दिया हुआ बजट ही नहीं खर्च कर पाए, तो यदि बजट आ जाता है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होगा तो यह केवल दिखावा है, यह झूठ का पुलिंदा है और जुमलेबाजी है। तो आप सुन रहे थे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव जी का आपका स्पष्ट कहना था कि कृषि प्रधान देश में बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, पूरे बजट में किसानों का नाम तक नहीं लिया गया, किसानों को कुछ नहीं दिया गया है। कम से कम किसानों को जो है उनकी ऋण माफी ही हो जानी चाहिए थी और उनको जो है खरीद गारंटी योजना शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों पर सरकार मौन रह गई। मुरली मनोहर के साथ में इसकी खास रिपोर्ट बने रही। मैं चाहता हूँ देखते रहिए राजनीतिक अड्डा। धन्यवाद।